जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट में पूछे गए साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 17 अगस्त के तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 18 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूछे गए क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा कि जो पहला क्वेश्चन बच्चों से मिला वो सीधे सीधे ये था कि गुरुजी डोब्राइनर त्रिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये उन्होंने नहीं बताया। तो सवाल ये है कि गुरुजी डोब्राइनर त्रिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग डोब्राइनर त्रिक की बात करते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोब्राइनर ट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डोब्राइनर ट्राइड कहते हैं। अच्छा, ये जो डोब्राइनर का त्रियक है, ये इसको हम लोग डोब्राइनर का त्रियक नियम कहते हैं। ये किससे संबंधित है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये आवर्त सारणी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आवर्त सारणी से संबंधित है, यानी कि पीटी से संबंधित है, पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं ये किसी एक वैज्ञानिक के द्वारा नहीं बनाया गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से तत्वों के गुणधर्म को समझने की कोशिश करा है और उसी कड़ी में आपका एक वैज्ञानिक डोब्राइनर थे जिन्होंने क्या करा था, तो तत्वों के प्रॉपर्टीज को समझने के लिए अपना एक रूल दिया था जिसको क्या बोला जाता है, डोब्राइनर का त्रियक नियम बोला जाता है या फिर डोब्राइनर ट्राइड रूल बोला जाता है। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तीन तीन के समूह में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डोब्राइनर ट्राइड के अनुसार अगर हम लोग तीन तत्व ए बी सी लें और ये मान के चलें कि ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ए बी और सी के रूप में सजाया हुआ है, तो डोब्राइनर ट्राइड रूल के अकॉर्डिंग जो बी का परमाणु द्रव्यमान होगा, जो बी का एटॉमिक मास होगा यानी कि परमाणु द्रव्यमान होगा, वो किसके बराबर होगा? तो किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा, यानी कि A + C/2 होगा। ये क्या है आपका? तो डोब्राइनर का त्रियक नियम है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तीन तीन के समूह में लिखा जाएगा तब बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोब्राइनर का त्रियक सिद्धांत है ये किस पे आधारित है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है, यानी कि एटॉमिक मास पे आधारित है। किस पे आधारित है? एटॉमिक मास पे आधारित है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया होगा कि डोब्राइनर का त्रियक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? तो आप सभी वहां पे क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित होता है, या फिर आप कह सकते हैं एटॉमिक मास पे आधारित होता है, या फिर आपको डोब्राइनर ट्राइड के किसी एलिमेंट की चर्चा की गई होगी और वो पूछा गया होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डोब्राइनर के लिए जो तीन आपका त्रियक है उसमें तीन समूह ऐसे हैं जो आप लोगों को याद रखना है और याद भी बड़े सिंपल तरीके से रख सकते हैं। मैंने कई बार आपको ट्रिक बताया है, लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है डोब्राइनर ट्राइड को याद रखने का? लीना के कैसरबा, लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने, चल ब्रो आयोडीन लाने। मतलब ये हुआ कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये पहला ट्राइड, कैल्शियम, एस्टोनिटम और बेरियम दूसरा ट्राइड, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या हो गया आपका? तो आप कहेंगे सर तीसरा ट्राइड हो गया। तो आप सभी डोब्राइनर ट्राइड के बारे में इतना सा चीज़ अपने माइंड में जरूर रखेंगे कि डोब्राइनर का त्रियक नियम ये कहता है कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। डोब्राइनर का ट्राइड जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है और इसके तीन कॉमन आपका ट्राइड कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्टोनिटम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हो सकता है कि इन्हीं सब में से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेरुरज्जु का उद्गम कहाँ से होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मेरुरज्जु को हम लोग इंग्लिश में स्पाइनल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड कहते हैं। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कोड है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग ही क्या बनाता है? मेरुरज्जु बनाता है। आप ये कह सकते हैं कि जो मेरुरज्जु यानी कि
स्पाइनल कॉर्ड का उद्गम स्थान होता है वो क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। साथ ही आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये मेरुरज्जु जो है वो हमारे बॉडी के किस सिस्टम का हिस्सा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये आपके बॉडी के तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। और सबसे अहम चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके मध्य में, इसके बीच में एक नली जैसी संरचना होती है जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय नाल बोला जाता है, यानी कि सेंट्रल कैनाल बोला जाता है। और इसमें क्या भरा हुआ रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो आप सभी इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के मध्य में जो नली होती है, स्पाइनल कॉर्ड के मध्य में जो नली होती है इसे क्या बोला जाता है, केंद्रीय नाल बोला जाता है, यानी कि सेंट्रल कैनाल बोला जाता है। और इसी सेंट्रल कैनाल में क्या रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव रहता है, या आप कह सकते हो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। तो आप ये दोनों ही चीज अपने माइंड में रखेंगे कि मेरुरज्जु का उद्गम कहां से होता है, आप कहेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहां पे रहता है, तो आप कहेंगे केंद्रीय नाल में रहता है। केंद्रीय नाल क्या है, तो आप कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड के मध्य में जो नली होती है उसे ही क्या बोला जाता है, केंद्रीय नाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विरंजक चूर्ण निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर आपने 17 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, और अगर आप देख के गए होंगे तो 18 अगस्त के दिन आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाए कि विरंजक चूर्ण निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आप सभी याद रखेंगे कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है, किसकी अभिक्रिया सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ करवाई जाती है, तो क्या मिलता है आपको, तो CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं सर, या फिर इसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और साथ ही साथ क्या बनता है, तो H2O बनता है। ये आपका क्या हो जाता है, तो सर ये आपका विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ध्यान में रखेंगे कि विरंजक चूर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि क्लोरीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाएगी, तब हमको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। मेरे मित्र इसका उपयोग कैसे किया जाता है, आप कहेंगे कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे CaOCl2। ये इतना सा बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन ये किया गया था कि वैसा कौन सा प्रक्रिया होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन को एयर में छोड़ा जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ऐसी है जो नेचुरल होते रहती है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है, और यही ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने के क्रम में करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे आपसे थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर संतुलित किया जाता है, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण ही आंसर होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि आपके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, तो सर प्रकाश संश्लेषण ही जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ आपका अगला क्वेश्चन अम्ल क्षार सूचक से संबंधित पूछा गया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। मेरे मित्र जब भी हम लोग अम्ल क्षार सूचक की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे सूचक लगा हुआ है, मतलब क्या कि वैसा पदार्थ जो किसी भी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में हमें सूचित करता है, वही क्या कहलाएगा, आप कहेंगे अम्ल क्षार सूचक कहलाएगा। या फिर और सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो किसी भी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर या फिर अम्ल क्षार सूचक कहते हैं।
आप सबों को मालूम है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्ल क्षार सूचक एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं या प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। बड़े ही आसानी से आप लोग कहेंगे कि गुरुजी लिटमस पेपर। और साथ ही साथ दूसरा होता है आपका संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। दोनों का ही काम क्या होगा? तो अम्लता और क्षारीयता के बारे में बताएगा। एक सबसे कॉमन चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार प्राकृतिक सूचक कॉमनली यूज किया जाता है? यह निम्नलिखित में से प्रायः इस्तेमाल की जाने वाली अम्ल क्षार सूचक है। तो जहां पे भी आपको प्रायः इस्तेमाल की जाने वाली प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक या फिर सिर्फ और सिर्फ अम्ल क्षार सूचक की बात की जाए तो आप सभी यहाँ पे स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे कि प्रायः इस्तेमाल यानी कि कॉमनली यूज करने वाला, प्रायः इस्तेमाल की जाने वाली जो आपका अम्ल क्षार सूचक एसिड बेस इंडिकेटर है वो कौन सा है? तो आप सभी ध्यान में रखना, लिटमस है। और लिटमस किस वर्ग के प्लांट से निकाला जाता है? आप कहेंगे थैलोफाइटा वर्ग के प्लांट से निकाला जाता है। मेरे मित्र, साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो अलग अलग जो आपका सूचक होता है उसका मिश्रण होता है, यानी कि अलग अलग एसिड बेस इंडिकेटर को मिला करके एक ऐसा इंडिकेटर तैयार किया जाता है जो एसिड और बेस के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए, या आप कह सकते हो कि एसिड और बेस के अलग अलग सांद्रण के लिए क्या करता है? अलग अलग कलर प्रदर्शित करता है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सूचक होता है जो बहुत सारे सूचकों को एक साथ मिला करके बनाया जाता है, तो आप कहेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या करता है? तो अम्ल और क्षार के अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए, सांद्रण के लिए अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। तो ये इतना सा बात आप एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अवतल लेंस में जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बहुत ही आसान सा सवाल है और इसमें कहीं से भी आपको कोई लाग लपेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही क्लियर करा जा रहा है कि वस्तु को फोकस पे रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा चेला जी? अनंत पर बनेगा। कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी बात अवतल लेंस की जा रही है, इसके द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो हम लोग कहेंगे सीधा होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? तो आप कहेंगे काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो ये बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्व करने में कोई खासा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आइए चलते हैं इस तरह के कुछ और क्वेश्चन के पास, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7, क्या आया था कि आपतन कोण 45 डिग्री है और साथ ही साथ अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तनांक क्या होगा? जनरली ये मैंने आपको यहाँ पे सीधा लिख दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में डायग्राम बना करके दिया हुआ था। तो मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे यही पूछा जा रहा है कि अगर आपतन कोण 45 डिग्री हो और अपवर्तन कोण जो है वो 30 डिग्री हो, तो अपवर्तनांक क्या होगा? ये चीज़ आपको बताना। मेरे मित्र, अपवर्तनांक वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग स्नेल के नियम की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं? स्नेल के नियम की, जो कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, उसमें स्नेल का नियम क्या कहता है? तो साइन आई बटा साइन आर जो है वो क्या होता है? नियत होता है। और ये जो नियत है यही किसकी चर्चा करती है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी अपवर्तनांक की चर्चा करती है। तो मेरे मित्र, यहाँ पे बात साफ है। यहाँ पे आपतन कोण का वैल्यू 45 डिग्री है, तो ये आपका क्या है? आप कहेंगे साइन आई है। अपवर्तन कोण का वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब साइन आर आपका कितना है? 30 डिग्री है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी साइन आई बटा साइन आर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे मित्र, ध्यान देंगे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे 1/2 होता है। क्या करना है? यहाँ पे अपवर्तनांक निकालना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी फॉर्मूला साइन आई बटा साइन आर लगाएंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू चला 1/√2, 30 डिग्री नीचे में है सर, ऊपर करेंगे तो आप कहेंगे सर वैल्यू तो 1/2 होता है, लेकिन गुना के फॉर्म में लाएंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, ये 1 कैंसिल। आप कहेंगे कि गुरुजी जो अपवर्तनांक होगा वो 2/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/√2 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। भाई मेरे, जब भी आपके क्वेश्चन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण की चर्चा की जाए और अपवर्तनांक पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए, तो आप सीधे साइन आई का साइन आई बटा साइन आर कर देंगे, जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया था। पहला स्टेटमेंट था कि जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन होगा। ध्यान दीजिएगा, अपचयन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा उसका अपचयन होगा। और आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही या गलत है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एग्जाम से एक दिन पहले भी आपने बताया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, किसकी बात करते चला? ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है, जबकि क्या होता है? तो आप कहते हैं हाइड्रोजन हटता है। और जब हम लोग बात करते हैं किसकी? रिडक्शन की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी रिडक्शन के प्रक्रिया में हाइड्रोजन जुटता है और साथ ही ऑक्सीजन क्या होता है? हटता है। क्या कहा जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि जिससे ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन हटेगा, उसका क्या होगा? अपचयन होगा। आप कहेंगे सर पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। साथ ही ध्यान देंगे दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा मतलब ये भी रिडक्शन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों सही हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर आंसर दोनों सही है हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में दोनों सही है का ऑप्शन जरूर रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन करा जा रहा है कि लंबाई L और ए क्षेत्रफल के एक तार का प्रतिरोध R है। यदि लंबाई को 3 गुना तथा क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा। अब इसको भी बहुत सारे मित्र टफ बना देंगे, और कुछ मित्र तो ऐसे इसको बनाएंगे कि सर ये टफ से भी टफेस्ट है। रेसिस्टेंस पूछ दिया है, यहाँ पे लंबाई दे दिया है, एरिया दे दिया, ये छिला काहे लगे इतना परेशान हो रहे हो। कई बार तो बताए हैं कि प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई आपका L लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया एक क्षेत्रफल का एक तार है जिसका प्रतिरोध R है। फिर कहा जा रहा है कि यदि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो मेरे मित्र प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होती है, 3 गुना कर दिया जाएगा तो मतलब क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लंबाई 3 गुना तथा क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी जब प्रतिरोध क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारा लंबाई L और क्रॉस सेक्शन एरिया A वाला तार है जिसका प्रतिरोध R है, अगर उसके लंबाई को 3 गुना कर दिया जाएगा तो जो हमारा नया प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर वो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि लंबाई 3 गुना हो रहा है तो R × 3 हो जाएगा। चूंकि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होती है, तो यहाँ पे इसी को ना हम लोग R = ρL/A लिखते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिखते हैं। तो रो तो सर नियतांक है, रो क्या है? नियतांक है। तो यहाँ पे लंबाई 3 गुना हो रहा है तो R × 3। अब बटा क्या होगा? आप कहेंगे सर बटा में तो A आएगा। A कितना हो रहा है सर? A जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना कर दिया जा रहा है? तो 2 गुना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर R × 3/2 हो जाएगा, यानी कि हम इसको 3/2R लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में आ गया तो सर इस टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई लाग लपेटा नहीं था, सीधे सीधे कहा जा रहा था लंबाई 3 गुना कर दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 गुना कर दिया जाए, नया प्रतिरोध क्या होगा? आप कहेंगे सर जैसे जैसे लंबाई होगा और जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको बस यहाँ पे लिख देना था, R लगा देना था, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक HP बोले तो हॉर्स पावर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। और मेरे मित्र आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जो मशीन वगैरह होते हैं उसके शक्ति को किससे मापा जाता है? तो सर HP में मापा जाता है। और हम सभी कहते हैं कि 746 वाट जो है वो कितना के बराबर होता है? 1 HP के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1 HP के बराबर होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में कि AC जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है।
आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जो जनरेटर होता है, ये एक प्रकार का यांत्रिक डिवाइस, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है। और ये क्या करता है, तो आप कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा कि एसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप सभी क्या कहेंगे कि एसी जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे कार्य करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। और ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल लिख दिया है, इंडक्शन लिखना भी जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल या प्रिंसिपल, जो आपको अच्छा लगे कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम या विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, जो आपको सुविधा लगे वो कह सकते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पे कार्य करता है। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो आप सभी याद रखना कि फैराडे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, फैराडे के द्वारा दिया गया। और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का प्रतिपादन किसने करा, आप कहेंगे फैराडे ने करा। इस पे कौन कार्य करता है, तो सर जनरेटर कार्य करता है। आप कहेंगे एसी का मतलब क्या हुआ, तो सर इसी को हम लोग अल्टरनेट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट कहते हैं। जनरेटर क्या है, एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है। किस ऊर्जा को किस में बदलेगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा गया था कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मेरे में तो एग्जैक्टली इसका ऑप्शन नहीं आया, लेकिन बच्चों ने बताया कि सर एक क्वेश्चन ये था कि संयोजन अभिक्रिया का इनमें से उदाहरण क्या है। तो आप कहेंगे सर कि ऑप्शन कोई भी हो, हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल कैसे कर सकते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन याद रखना होगा। और आप सभी याद रखना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुटना होता है। तो आप क्या कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण करता है, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो अगर हमारा दो पदार्थ एक ए और दूसरा बी है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल होगा, और ये सिंगल प्रोडक्ट आप सी मान सकते हैं। तो कोई भी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिल करके एकल प्रतिफल सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, उसको आप क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो आप सभी वहाँ पे ऑप्शन में देख लिए होंगे कि आपका कौन सा ऐसा रासायनिक अभिक्रिया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। और ऐसे जब भी आपसे आगे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप अपने ऑप्शन में देख लेंगे कि ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिफल बन रहा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी लेंस के लिए जो हम लोग आवर्धन सूत्र m इक्वल टू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, v/u लिखते हैं। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, v क्या है आप कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है आप कहेंगे वस्तु दूरी। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि दर्पण के लिए जब हम लोग आवर्धन की बात करते हैं, दर्पण के लिए जब हम लोग आवर्धन की बात करते हैं तो m इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, -v/u। तो बस आपको ये याद रखना है कि दर्पण के लिए या गोलीय दर्पण की बात जब भी की जाएगी तो आवर्धन में हम लोग फॉर्मूला m इक्वल टू -v/u लिखेंगे, और लेंस का आवर्धन तो हम लोग v/u सीधे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी कुंडली में यदि फेरों की संख्या 6 है तो एकल फेरे के मुकाबले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे बच्चों ने बोला कि गुरुजी क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र गलत है। यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होगा। क्वेश्चन आपका ये रहा होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो बात की जा रही है कुंडली में यदि फेरों की संख्या, तो बात किसकी की जा रही है, आप सभी याद रखना, यहाँ पे बात जो है वो सोलिनॉइड यानी कि परिनालिका की जा रही है।
परिनालिका क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब किसी नरम लोहे के रॉड पे हम लोग तारों को कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि प्रत्येक फेरा जो है वो एक दूसरे के क्या होता है, बगल में होता है, ये संरचना हमारी परिनालिका कहलाती है। और सामान्यतः इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ जो दिशा होता है, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा और मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है। इसीलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं पूछा जा सकता है। हमेशा क्या कहेंगे कि किसी भी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। जबकि बात अगर करते हैं हम लोग चुंबकीय तीव्रता की, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी कि जो चुंबकीय तीव्रता होती है वो परिनालिका के फेरों के समानुपाती होती है, यानी कि फेरों की संख्या जितना ज़्यादा होगी, ये तार आपका जितना ज़्यादा बार लपेटा गया होगा, चुंबकीय तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या कहेंगे कि किसी भी कुंडली के अंदर या किसी भी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र और उसके परिमाण और दिशा की बात करते हैं तो वो तो हमेशा कांस्टेंट नियत होता है, जबकि परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो फेरों की संख्या के समानुपाती होती है। तो क्वेश्चन जो करा जा रहा है कि किसी कुंडली में यदि फेरों की संख्या 6 है तो एकल फेरे के मुकाबले चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका फेरों की संख्या है वो 6 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एकल फेरे के मुकाबले अगर फेरा एक रहता तब चुंबकीय तीव्रता कितना उत्पन्न होगा। आप कहेंगे सर जब फेरा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फेरों की संख्या 6 है, मतलब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगा, तो एकल फेरे के मुकाबले के 6 गुना होगा। क्या होगा? एकल फेरे के मुकाबले के 6 गुना होगा। और मेरे मित्र अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के नियम के द्वारा प्राप्त की जाती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से बताई जाती है। क्या ध्यान में रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से बताई जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ना हो तो यहाँ पे लिख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से दी जाती है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से दी जाती है। और क्या ध्यान में रखेंगे कि परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो फेरों की संख्या पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा फेरा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कीटोन समूह के पहले 2 सदस्य कौन कौन से हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग कीटोन समूह के पहले 2 सदस्य की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका प्रोपेनोन। पहला कौन सा हो जाएगा? प्रोपेनोन। और दूसरा हो जाएगा आपका 2-ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? 2-ब्यूटेनोन। ध्यान में रखेंगे प्रोपेनोन के लिए हम लोग अनुसूत्र C3H6O लिखेंगे और 2-ब्यूटेनोन के लिए हम लोग अनुसूत्र C4H8O लिखेंगे। तो आप ये फॉर्मूला यानी कि इसका नाम और अनुसूत्र दोनों याद रखिएगा। और साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा रहता है, साथ ही कार्बन के साथ 2 एल्कील ग्रुप लगा हुआ रहता है, यानी कि 2 एल्कील समूह लगा हुआ रहता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुटा हुआ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कार्बोनिल समूह का कंपाउंड है, या फिर इसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। जैसे कीटोन में आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि कीटोन में कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह की पहचान क्या है? तो कार्बोनिल समूह की पहचान है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा होगा, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही क्या होते हैं? आप कहेंगे कार्बोनिल समूह होते हैं, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः कहा जाता है। मेरे मित्र कई बार मैंने आपको बताया है, 17 अगस्त का जो मैंने एनालिसिस करा था उसमें भी आपको बताया था। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की बात करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। आपका अगला क्वेश्चन था कि एक तार जिसका प्रतिरोधकता P है, ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध की बात नहीं की जा रही है, प्रतिरोधकता की बात की जा रही है। प्रतिरोधकता क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर इसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोधकता P है, 4 बराबर भाग में बांटने पर प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आप यहाँ पे प्रतिरोधकता पे बल दे रहे हैं तो हम लोगों को मालूम है कि किसी भी चालक तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो टेम्परेचर और चालक तार के प्रकृति पर डिपेंड करती है, बाकी और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोधकता P है, 4 बराबर भाग में उसको बांटा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि चारों ही बराबर भाग की जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे P होगी। क्यों, क्योंकि जो चालक की प्रतिरोधकता होती है वो सिर्फ और सिर्फ तापमान और चालक की प्रकृति पर डिपेंड करती है। ये कभी भी ना तो चालक के लंबाई पर डिपेंड करती है, ना ही चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। मतलब साफ है कि अगर ये हमारा मार्कर है और इसकी प्रतिरोधकता को हम लोग P मान ले और इस मार्कर को 4 बराबर भाग में बांट दे, तो आप कहेंगे जब प्रतिरोधकता किसी भी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता तो 4 बराबर भाग में बांटने पर भी हर एक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी, आप कहेंगे P ही होगा। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन करा गया कि जब Mg को जलाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है, तो क्या बनने की वजह से चमकता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ये सफ़ेद चमकदार लौ के साथ जलता है। तो क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में सफ़ेद चमकदार लौ के साथ जलता है तो क्या बनता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बनता है, और इसी के बनने की वजह से ये क्या होता है, तो सर चमकता है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी इफ सोडियम रिएक्टेड विथ H2O देन दे फॉर्म NaOH। तब ये क्या फॉर्म करेगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 3 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े हैं, 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान होगा। बताइए ना सॉल्व होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 2 रेसिस्टेंस है, 2 प्रतिरोध है। मान लीजिए कि एक प्रतिरोध आपका ये है और दूसरा प्रतिरोध आपका ये है, दोनों ही क्या हैं, तो एक दूसरे के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजिया गए होंगे कि प्रतिरोध तो दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 3 ओम से कितना धारा बहेगा। तो मेरे मित्र ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है कि जब प्रतिरोध का संयोजन श्रृंखला में होता है तो उससे एक ही धारा बहती है, यानी कि समान धारा बहती है, जबकि श्रृंखला में जुड़े हुए प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ता है तो क्या होता है कि समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सभी का जो विभवांतर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन सबका धारा अलग अलग होता है। धारा अलग अलग कहाँ पे होगा, समांतर क्रम में। धारा समान कहाँ पे होगा, आप कहेंगे श्रृंखला यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मतलब साफ है कि जितना धारा 3 ओम प्रतिरोध से बहेगा उतना ही धारा 4 ओम प्रतिरोध से भी बहेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे धारा कैसे निकलेगा। चला जी आप यहाँ पे टोटल प्रतिरोध निकालिए। टोटल प्रतिरोध आप कहेंगे सर श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो टोटल प्रतिरोध तो ऐसे ही 7 ओम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। विभवांतर कितना है, आप कहिएगा 5 वोल्ट। क्या निकालना है आपको, तो सर आई निकालना है।
क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं V इक्वल टू आई आर की, तो यहाँ से हम लोग I के लिए फॉर्मूला क्या ले आते हैं, V बटा आर ले आते हैं। I के लिए फॉर्मूला क्या ले आते हैं, V बटा आर ले आते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका टोटल जो विभवांतर है वो कितना है, आप कहिएगा 5, और साथ ही साथ आपका प्रतिरोध टोटल कितना है, आप कहेंगे 7। तो जो आपका धारा का मान होगा 3 ओम प्रतिरोध से बहेगा वो कितना होगा, 5/7 होगा। कितना होगा, 5/7 होगा। मेरे मित्र, बच्चों के द्वारा टोटल 20 क्वेश्चन भेजे गए थे जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। ऐसा नहीं है कि तीनों शिफ्ट मिला करके 20 ही क्वेश्चन होगा। जिसको जितना याद रहा वो अपने हिसाब से भेजे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोगों का अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप लोग क्वेश्चन जरूर भेज देंगे। आप सभी व्हाट्सएप नंबर 9065970477 पे जो भी आपका जिस किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो उसका एनालिसिस हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अब आगामी अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है और इस तरह के प्रश्न से आप रूबरू होते हैं तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।